जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्जाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। पेपर 2 में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पेपर 2 का हम बताए हुए थे लगभग 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो पेपर 2 का आपका लगभग तैयारी हो जाएगा। तो इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। देखिए, 40 में से 31-30 क्वेश्चन तक आपको हम बता चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 बताएंगे। देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप बीएड के एग्ज़ाम में पेपर 2 में जो आप यही पढ़ते हैं समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो 40 क्वेश्चन ज़रूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए, आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 31 पे चर्चा करेंगे, जो कि है वर्धा आयोग 1937 बुनियादी सिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी कि वर्धा आयोग 1937 में जो लाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उनकी बुनियादी क्या था, बुनियादी शिक्षा या सिया क्या था, उन पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है या इसका वर्णन करना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर 2 का, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, ये क्वेश्चन। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हर पहलू पे जो है इस क्वेश्चन का पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है वर्धा आयोग 1937 बुनियादी सिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन पहले ही हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि वर्धा आयोग 1937 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो लाया गया था, इनकी बुनियादी सिया क्या थी, उनका संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जो आई थी, के द्वारा भारत में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। द्वैध शासन क्या होता है? केंद्र में अलग शासन है, राज्य में भी अलग शासन है। तो इसको जो है अंत कर करके जो है प्रांत प्रांत मतलब केंद्र केंद्र में जो है प्रांत में स्वशासन लागू हो गया। मतलब प्रांतीय सरकार का स्वशासन लागू हो गया। इसके द्वारा प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, किसके अनुसार? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तथा लोकप्रिय मंत्रिमंडल 1937 से कार्य करने लगे। इस समय राष्ट्र का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था। तो 1935-36 में जो है राष्ट्र का नेतृत्व जो है गांधी जी के हाथों में था। उन्होंने 1937 में अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया, जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण यानी बेसिक एजुकेशन अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई। ठीक है, आइए इसको गांधी जी के द्वारा सबसे पहले द हरिजन में जो है वर्धा शिक्षा योजना का जो है प्रकाशित किया गया था गांधी जी के द्वारा। आइए इसको आगे देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा जो 1937 में किया गया था, तो इसको पहला जो सम्मेलन हुआ था, इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया था, तो आइए देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में युग प्रवर्तक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने देश को स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक महान संत, दार्शनिक, राष्ट्रीय नेता, शिक्षाविद भी थे। गांधी जी अपने विचार लेखों के रूप में पत्र पत्रिकाओं में प्रस्तुत करते थे। विचार गांधी जी जो अपना विचार जो है, यह विचार अपने जो पत्र पत्रिका लिखी लिखी जाती थी, उनमें जो है प्रस्तुत करते थे। इसी प्रकार 31 जुलाई 1937 को गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का प्रकाशन हरिजन पत्रिका में हुआ। विश्व प्रसिद्ध शिक्षा मतलब कि वर्धा आयोग की जो है, वर्धा शिक्षा आयोग की जो है प्रकाशन हरिजन पत्रिका में किया गया था। देखिए आगे, प्रांतीय सरकारों ने शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजने हेतु दिनांक 22 या 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की। यद्यपि 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मॉडल की रजत जयंती मनाई जाने वाली थी। श्री
मन्नारायण अग्रवाल जो थे, अग्रवाल एक थे, इस सम्मेलन के आयोजक थे। कौन? वर्धा। वर्धा का जो हुआ था 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजक जो थे श्री मन्ना रायण अग्रवाल थे। ठीक है, तो आइए इसको प्रमुख गेस्ट जो थे वह महात्मा गांधी जी थे। देखिए आगे, आयोजक थे, किंतु गांधी जी ने उन्हें इस अवसर पर एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर भारत के 7 कांग्रेस मंत्रिमंडलों के शिक्षा मंत्रियों एवं चोटी के शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों एवं राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसे ही वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन के सभापति महात्मा गांधी थे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने खुलकर अपने विचार प्रस्तुत किए एवं काफी समय तक चर्चा हुई। अंततः अग्रलिखित प्रस्ताव पारित हुए। इससे गांधी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए थे शिक्षा के बारे में, तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं क्या क्या कहा गया था गांधी जी के द्वारा इस सम्मेलन में। देखिए, पहला है कि 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा हो। तीसरा है शिक्षा प्रक्रिया में हस्त कौशलों एवं उत्पादक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए। आइए आगे देखते हैं। 4 है पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाए। पाठ्यक्रम का निर्माण जो है बच्चों के जो है रुचि या आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। 5 है चूंकि शिक्षा में हस्तशिल्प एवं उत्पादक कार्यों को सम्मिलित किया जाएगा, अतः शिक्षा व्यवस्था स्वावलंबी हो जाए तथा स्कूलों में होने वाले उत्पादन से शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा सके। मतलब हस्तशिल्प बच्चे जो सामान का निर्माण करेंगे उसको बेच के शिक्षकों का वेतन जो है दिया जाएगा। देखिए, उक्त चारों प्रस्ताव गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के आधार स्तंभ थे, जो 4 ऊपर में बताए। आगे सन 1939 में हिंदुस्तानी तालीम संघ ने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम के नाम से संबोधित किया गया। देखिए, गांधी जी के अनुसार उस समय वास्तव में भारत देश शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ था तथा आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दुर्बल थी। गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए। तो गांधी जी के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया गया था शिक्षा के बारे में, आइए उसको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मानव के सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक गुणों को बाहर ला सके। देखिए, इसी को इंग्लिश में दिया है, यही चीज इंग्लिश में लिखा गया है। देखिए, गांधी जी वास्तव में विदेशी संस्कृति के विरुद्ध थे। उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका में लिखा था कि यह शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है। उस टाइम जो शिक्षा दी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, वह शिक्षा जो है विदेशी संस्कृति पे आधारित थी, जो भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर देती है। इसका हृदय से कोई संबंध नहीं है। यह मनुष्य का केवल मानसिक विकास करती है। इसमें हस्तकला का कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसमें शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जाती है, जबकि सच्ची शिक्षा विदेशी माध्यम से संभव नहीं है, जो कि मातृभाषा में जो है सच्ची शिक्षा दी जा सकती है। ये ऐसा गांधी जी का मानना था। देखिए आगे, गांधी जी बालकों को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से पर्याप्त ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के समर्थक थे, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके, ताकि वे विद्यालय के शिक्षकों के वेतन एवं अन्य खर्चों का वहन कर सके। जो है विद्यालय में जो है जो वस्तु बनेगा उसको बेच के जो है शिक्षकों का वेतन एवं अन्य खर्चे विद्यालय का किया जा सके। देखिए, तथा समाज को भी लाभान्वित कर सके। उनके अनुसार साक्षरता उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष शिक्षित किए जा सके। उनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए तथा अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए। इस प्रकार इस शिक्षा व्यवस्था द्वारा भारतीय परिस्थितियों एवं समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर साक्षरता के उपायों की संतुति की गई थी। देखिए, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या था? गांधी जी के द्वारा जो तैयार किया गया था वर्धा शिक्षा योजना, उसमें बुनियादी शिक्षा का क्या उद्देश्य था? देखिए, बेसिक शिक्षा बच्चों को आधारभूत ज्ञान कौशल प्रदान करती है तथा उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है। अतः
बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए। तो क्या क्या किए गए थे, आइए उसको देखते हैं एक एक करके। पहला है बालकों का समुचित एवं सर्वांगीण विकास। पहला जो है बालकों का समुचित एवं सर्वांगीण विकास हो। देखिए, बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करना था। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक शारीरिक प्राणी है, अतः उन्होंने सर्वप्रथम बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल दिया है। ठीक है, किसने? तो गांधी जी ने। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा है सर्वोदय समाज की स्थापना। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होना होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र अपनी उन्नति एवं विकास के साथ साथ संपूर्ण जाति एवं समाज की भी उन्नति हेतु प्रयास करे। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, गांधी जी का ये मानना था। देखिए, शिक्षा द्वारा छात्रों में प्रेम, आत्मनिर्भरता, दया, सेवा की भावना, समानता आदि के गुणों का विकास हो। तीसरा है चारित्रिक एवं नैतिक विकास भी दिया जाए। देखिए, गांधी जी ने शिक्षा छात्रों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर अत्यधिक बल दिया, क्योंकि शिक्षा द्वारा उच्च आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान छात्रों को दिया जाता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में महान पुरुषों, वैज्ञानिकों, अन्वेषकों की जीवनियों एवं संबंधित पाठों को सम्मिलित किया गया या किया जाना चाहिए। ये चौथा है कि सांस्कृतिक विकास। देखिए, तत्कालीन परिस्थितियां अधिकांशतः पाश्चात्य संस्कृति एवं ज्ञान समर्थित ही थी, इसलिए गांधी जी ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर बल देते हुए छात्रों में भारतीयता की भावना के विकास को प्रोत्साहित किया तथा पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान विज्ञान को सम्मिलित किया। पांचवा है व्यावसायिक विकास। ये प्रमुख उद्देश्य था गांधी जी का वर्धा शिक्षा योजना में, व्यावसायिक विकास। देखिए, गांधी जी भारत की वास्तविक आर्थिक दशा से परिचित थे, अतः उन्होंने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा एवं हस्तकौशलों को सम्मिलित किया ताकि छात्र अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन कार्य में लगकर अपने पदों पर व्यय कर सके तथा इस शिक्षा द्वारा छात्र अपनी जीविका कमा सके एवं शिक्षकों का वेतन भी विद्यालय के लाभ से ही प्राप्त हो सके। छठा है उच्च नागरिकता का विकास। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं इस टाइप का, तो उच्च नागरिकता का विकास भी होता है छात्रों में। देखिए, गांधी जी की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर आधारित थी, अतः उन्होंने शिक्षा द्वारा छात्रों में उच्च आदर्शों के जन्म, कर्तव्यों के पालन, अधिकारों की रक्षा एवं राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना के जन्म तथा विकास पर बल दिया तथा छात्रों में उच्च नागरिक गुणों के जन्म पर विशेष बल दिया गया। सातवां है आर्थिक निर्भरता। देखिए, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था हस्तकौशलों के माध्यम से छात्रों के भविष्य को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने में सक्षम थी, क्योंकि इन रोजगार परक विषयों की सहायता से छात्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं संपन्न बन सकते थे। आठवां है आध्यात्मिक विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शरीर, मन और आत्म क्या सर्वांगीण या सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अतः स्पष्ट है कि गांधी जी शिक्षा द्वारा छात्रों में आध्यात्मिकता का विकास करना चाहते थे, किंतु वे केवल किसी एक धर्म के समर्थक नहीं थे, अपितु धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म संभाव संभाव की नीति द्वारा उन्होंने आध्यात्मिकता पर बल दिया था। अब जानते हैं बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत क्या था, इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत, जो वर्धा शिक्षा योजना हुआ था उसमें बुनियादी शिक्षा का क्या सिद्धांत रखा गया था, इसको देखते हैं। देखिए, बुनियादी शिक्षा के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत थे। देखिए, पहला है शुल्क मुक्त अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत। देखिए, गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। उनके अनुसार किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन करना है। अतः 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आइए दूसरा देखते हैं सिद्धांत। दूसरा है शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। देखिए,
गांधी जी चाहते थे शिक्षा के माध्यम से जो है छात्र आत्मनिर्भर बने। देखिए गांधी जी ने देश की दुर्बल आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्कूलों में हस्तशिल्प की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया ताकि छात्र स्वनिर्मित उत्पादों उत्पादकों के विक्रय द्वारा प्राप्त धन से आत्मनिर्भर बन सके। तीसरा है सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय समाज का सिद्धांत। देखिए गांधी जी महात्मा ही थे। वे सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सदैव व्यक्तिगत स्वार्थी के स्थान पर सामाजिक विकास तथा उन्नति पर अत्यधिक बल दिया। अतः उन्होंने समान शिक्षा के सिद्धांत पर भी बल दिया था। चौथा है जीवन उपयोगी होने का सिद्धांत। ये शिक्षा के माध्यम से गांधी जी चाहते थे कि जीवन जो है उपयोगी हो। देखिए गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया इस वर्धा शिक्षा योजना के तहत। पांचवा है मातृभाषा के माध्यम का सिद्धांत। मातृभाषा के माध्यम का सिद्धांत। देखिए गांधी जी के अनुसार बच्चों का स्वाभाविक विकास मातृभाषा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि बच्चा बचपन से ही मातृभाषा का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा के रूप में करता है। अतः मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम अधिक अस्थायी रहता है। छठा है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। देखिए गांधी जी ने शिक्षा को बाल केंद्रित करने पर बल दिया, जिससे बालक मनोवैज्ञानिक रूप में शिक्षण प्रक्रिया के प्रति आकर्षित होता है, ये बाल अवस्था में। देखिए सातवां है सर्वगांगीण विकास का सिद्धांत। देखिए बुनियादी शिक्षा के द्वारा बालक के सभी प्रकार के विकास पर बल दिया गया ताकि शिक्षा के सभी समग्र उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। आठवां है पाठ पुस्तकों पुस्तकों के कम प्रयोग का सिद्धांत। देखिए पाठ्य पुस्तकों के कम प्रयोग का सिद्धांत। देखिए बुनियादी शिक्षा में अत्यधिक पुस्तकीय ज्ञान की अनिवार्यता के स्थान पर प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान पर बल दिया गया ताकि छात्रों की इंद्रियों का विकास हो सके एवं रटने की आदत जो है समाप्ति किया जा सके। नौवां है एकीकृत शिक्षा का सिद्धांत। देखिए गांधी जी ने ज्ञान को संपूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया, अर्थात पाठ्यचर्चा या पाठ्यचर्या के समस्त विषय एवं क्रियाएं समग्र रूप से बालक के वास्तविक जीवन से संबंध हो। 10 है क्रियात्मक शिक्षा का सिद्धांत। देखिए बुनियादी शिक्षा मुख्य रूप से हस्त कौशलों पर आधारित थी, अतः इसमें बालक की क्रियात्मक पर अत्यधिक बल दिया गया। अब जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा की शिक्षण विधियां किस प्रकार की थी, किस प्रकार से दी जानी चाहिए। ये बुनियादी शिक्षा जो वर्धा योजना में दी गई थी, आइए इसको देखते हैं। देखिए वर्धा शिक्षा योजना में पाठ्य पुस्तक विधि के स्थान पर परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड को अपनाया गया था। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं शिक्षण विधियां किस तरह से थी, किस तरह से दी जानी चाहिए शिक्षण विधियां बुनियादी शिक्षा में। देखिए पहला है क्रिया द्वारा सीखना। देखिए इस विधि में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण एवं कृषि कार्य इत्यादि क्रियाओं द्वारा छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता है क्रिया द्वारा सीखने से। दूसरा है अनुभव द्वारा सीखना। देखिए इसमें पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर प्राकृतिक द्वारा सीखने पर बल दिया गया। इस विधि में बालक अन्य छात्रों के साथ मिलजुल क्रिया करके जो है अनुभव द्वारा सीखता है। तीसरा है सहसंबंध द्वारा सीखना। देखिए बुनियादी शिक्षा से संबंधित समस्त पाठ्यक्रम चूंकि क्रिया से संबंधित था, इसलिए एक कार्य में सीखा गया ज्ञान अन्य कार्य में सहायता होता है। इस प्रकार छात्र सभी शिल्प कलाओं के परस्पर प्रयोग द्वारा अधिगम करते हैं, मतलब अधिगम मतलब सीखते हैं। चौथा है कि आत्मव्यक्ति द्वारा सीखना। देखिए इस विधि द्वारा छात्रों को स्वतंत्र रूप से आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे नाटक में भाग लेना इत्यादि। अब जानते हैं बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन। यह आप किस तरह से समझ सकते हैं, बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने अपनी बुनियादी शिक्षा योजना में भारतीय जनता की समस्त समस्याओं
एवं आर्थिक विपन्नता के निवारण हेतु विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। यद्यपि यह योजना कुछ तत्कालीन कारणों से लागू नहीं की जा सकी। तत्कालीन कारण में आप मान सकते हैं उस टाइम जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, धन की जो है कमी थी जिसके कारण यह लागू नहीं की जा सकती थी, नहीं की जा सकी। किंतु फिर भी यह योजना भारतीय जन मानस के लिए अत्यंत लाभप्रद एवं हितकारी योजना थी। अतः निष्पक्ष रूप से यह इस शिक्षा के निम्नलिखित गुण एवं दोष थे। पहले गुण देख लेते हैं, उसके बाद इस शिक्षा का दोष देखेंगे, इसमें क्या दोष था। गुण क्या क्या था, आइए देखते हैं। पहला था कि मनुष्य मनुष्य एवं सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया इस शिक्षा में। दूसरा है आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया। तीसरा है 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात कही गई। चौथा है वर्ण भेद की समाप्ति के बारे में बात किया गया। पांचवा है क्रिया प्रधान शिक्षण विधि पर बल दिया गया। छठा है धर्म सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित ये शिक्षा थी। सातवां है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, इस पर बल दिया गया। आठवां है व्यवहारिक जीवन शैली शैली हेतु छात्रों को तैयार करना जो है इसका उद्देश्य था। नौवां है राष्ट्रीय शिक्षा योजना, मतलब राष्ट्र में सभी के लिए शिक्षा योजना चालू किया गया। 10वां है सर्वधर्म समभाव पर आधारित धार्मिक शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य था। 11वां है बालकों को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में सहायक होना चाहिए। अब 12वां है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्व अर्जन द्वारा करना, मतलब कि स्थानीय आवश्यकता जो होती है उसका जो पूर्ति, उसको समन बनाने की प्रक्रिया इस शिक्षा में दी गई, मतलब पूर्ति जो है स्व अर्जन द्वारा करना। अब जानते हैं इसके दोष यानी डिमेरिट, इसके दोष क्या क्या थे। देखिए पहला है अपूर्ण योजना, क्योंकि इस योजना में केवल ग्रामीण आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखा गया, नगरीय आवश्यकताओं को अपेक्षित कर दिया गया। एक दूसरा देखते हैं। दूसरा है केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के संबंध पर कोई सुझाव नहीं दिया गया। मतलब ये इसमें जो है सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया, उसके बाद जो है माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जो है इसके इसके बारे में कोई संबंध जो है कोई सुझाव नहीं दिया गया था। तीसरा है यह शिक्षा व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त थी, क्योंकि सभी संतुतियां ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर ही की गई थी। देखिए इसलिए की गई थी कि उस टाइम सारी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा थी, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र होते हैं उनका विकास हो सके, तो आगे भी विकास वह कर लेंगे अपना खुद। चौथा है परंपरागत विषयों की उपेक्षा की गई। पांचवा है प्राथमिक स्तर पर अत्यंत छोटे बच्चों को हस्तकौशल की शिक्षा प्रदान करने का सुझाव व्यर्थ था। यह पूर्ण रूप से समय एवं शक्ति का अपव्यय तथा कच्चे माल की बर्बादी था। देखिए सीखने में कोई भी सामान का जो है ज़्यादा बर्बादी होती है, तो इसका मानना था इस शिक्षा नीति में जो है कच्चे माल का जो है बर्बादी है। छठा है अस्वाभाविक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया था। सातवां है इस योजना में आधुनिक विज्ञान तकनीकी एवं उद्योगों की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए देखिए दस नौमा है इस योजना में छात्र छात्राओं को स्वाध्याय का देखिए सातवां देख लिया, आठवां देखिए यह योजना व्यवहारिक रूप से काल्पनिक ही थी। नौमा है इस योजना में छात्र छात्राओं को स्वाध्याय का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। 10वां इस योजना में शारीरिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। देखिए उपयुक्त गुण एवं दोषों के बावजूद भी वास्तव में गांधी जी का शिक्षा की ओर यह नवीनतम प्रयास वास्तव में जो है सराहनीय योग्य थी। तो देख लिए पूरा वर्धा शिक्षा योजना 1937 का गांधी जी ने इसमें क्या क्या बदलाव लाने के लिए शिक्षा में क्या क्या किए थे, हर एक पॉइंट पे चर्चा किए। आप यदि एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और देखिए, आपको हम गर्व देते हैं कि आप जरूर समझ लिए होंगे। देखिए आने वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 32 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा कोठारी आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र की विवेचना करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाली वीडियो में इस क्वेश्चन का विवेचना या वर्णन करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।